I knew from a very young age that I was not meant to love one person. But there's no fantasy for me that is like, oh, you know, that one person. That's like fear factor for me. एक जने के साथ सारी जिंदगी, no chance. वो, which is also its own phobia. My friends and I, we joke about how I think it's somewhere, I don't know which Scandinavian country they have this thing where you have a contract कि if you're getting married also it's like 2 साल करते हैं फिर देखते हैं फिर हम रिन्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट. अब ये बोझ ढोते रहेंगे, कभी इधर फेंकेंगे कभी उधर फेंकेंगे, कभी उसको लेके खेल लेंगे फिर छोड़ देंगे. मतलब क्या है ये? तो committing to one person at a time? For me, I don't know. I'm committed to everybody simultaneously. मुझे बस एक ही सवाल का जवाब चाहिए कि क्या वेस्ट कल्चर से इतनी सारी चीज़ें छोड़कर क्या हम केवल यही चीज़ सीख सकते थे, डीजेनरेसी. मैंने कितने सारे लोगों को देखा है, लड़कियों को लड़कों को दोनों को देखा है. खैर लड़कियां तो उनकी बात नहीं करूँगा मैं, लड़कों को सबसे ज़्यादा मैंने देखा है. इंक्रीजिंग बॉडी काउंट इज़ जस्ट लाइक, वो प्राउड फील करते हैं इस चीज़ में. वो प्राउड फील करते हैं कि यार तेरे भाई ने तो 12 लड़कियों के साथ किया है, 13 लड़कियों के साथ किया है, 15 लड़कियों के साथ किया है. तू जिसको जानता है ना, तू जिसकी बात कर रहा है, तू जिसके पीछे सिंप कर रहा है ना, तेरे भाई ने उसके साथ भी किया है, उसके साथ भी किया है, इसके साथ भी किया है. और कोई बंदा जो अपने कैरेक्टर को बचा कर रखता है, यही चूतिए लड़के उसको बोल रहे होते हैं कि अबे तू मर्द है कि क्या है, अगर तू मर्द है तो अपना हुकअप काउंट बढ़ा, अपना बॉडी काउंट बढ़ा. इस चीज़ को वो प्राउड कर रहे होते हैं. और मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि जिस तरह तुम ऐसी लड़कियों को बोलते हो ना, प्रोस्टिट्यूट जैसे शब्द बोलते हो, सेम शब्द तुम्हारे लिए भी यूज़ होता है. जितने लड़के अपने आप को चौड़ा समझते हैं ना अपना बॉडी काउंट बढ़ा के, उनके लिए भी यही शब्द यूज़ होता है. तुम भी साले एक नंबर के कैरेक्टर लेस हो. यही चीज़ दिखा देती है कि असली मर्द कौन है और नामर्द कौन है. और यही लोग सबसे ज़्यादा रिलीजियस बनने की कोशिश करते हैं. यही लोग होते हैं जिन्हें जब एग्जाम्पल देना होता है ना ट्रू लव का, तो ये रामायण उठा के ले आते हैं. और जब इनकी खुद की बारी आती है ना, तो इतने ज़्यादा नीच कि दूसरे को अगर जज कर रहे हैं ना, तो केवल उसके बॉडी काउंट पे जज कर रहे हैं कि तूने किसी के साथ नहीं किया, तू साले अभी तक वर्जिन है, अरे यार तू तो चूतिया है, तू तो मर्द ही नहीं है. और तुम साले क्या हो, तुम जो अपना बॉडी काउंट बढ़ाते जा रहे हो, इतनी नीचताई दिखाते हो. और जब ट्रू लव की डेफिनेशन देनी होती है तब तुम रामायण उठा कर ले जाते हो. तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो जाती है, तुम्हारी इतनी हैसियत कैसे हो जाती है कि तुम अपना बॉडी काउंट बढ़ाते जाओ. तुम ये उखप कल्चर में अपनी ऐसी तैसी कराते जाओ. और जब बात है ट्रू लव की डेफिनेशन देने की, तो तुम रामायण जैसी इतनी पवित्र चीज़ को उठा कर लेकर आओ, अपने मुंह से इतने गंदे मुंह से निकाल कैसे लेते हो. एक वीडियो तुम्हें और दिखाता हूँ मैं. Is it cool for a girl to share a bed with her male best friend while being in a relationship? Yeah, I think it's fine. I mean, I see him as a friend, so I don't think so there's any problem in that. Would you be fine with your boyfriend doing the same? I don't trust men. You don't trust men? No, no way. चलो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड होगी. मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि ये वीडियो स्क्रिप्टेड होगी, लेकिन इसमें 6.5 मिलियन व्यूज़ हैं. 6.5 मिलियन व्यूज़ के हिसाब से अगर इसमें केवल 650 लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि कितना गंदा इम्पैक्ट उन पर पड़ा होगा. अगर 650 लड़कियों को भी, अगर सूडो फेमिनिस्टों को भी अगर इस चीज़ से इन्फ्लुएंस मिल गया होगा ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा खतरनाक है. एक टाइम हुआ करता था मेरे भाई कि फ़िज़िकल कनेक्शन जो था ना, वो इतना ज़्यादा प्योर हुआ करता था कि मैरिज करने के बाद ही लोगों को इस चीज़ को अनलॉक करने का एक्सपीरियंस मिलता था. लेकिन आज की डेट में ये चीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल हो गई है, इतना ईजिली अवेलेबल हो गई है कि इस चीज़ की प्योरिटी ही ख़त्म हो गई है. इस चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि ये चीज़ लोगों के लिए बर्नआउट होती जा रही है. एक तरफ लोगों के लिए बर्नआउट होती जा रही है, और एक तरफ इन्हीं बेवकूफ़ लोगों के लिए ये चीज़ हाइप बनती जा रही है कि यार पता नहीं क्या ही चीज़ है ये. और जिन लोगों ने इस चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है कि वो बर्नआउट हो चुके हैं, उसके लिए इस चीज़ की वैल्यू ख़त्म होती जा रही है. इसके साथ ही मैंने एक प्रॉब्लम और बहुत सारे लोगों के अंदर देखी है कि वो अपनी सब कुछ फिक्स रखते हैं, अपनी डाइट फिक्स रखते हैं, अपना सब कुछ ऑन पॉइंट रखते हैं. उसके बाद भी जब वो सोकर उठते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं. उसका सबसे मेन कारण पता है क्या होता है? उसका मेन कारण ये होता है कि जिस भी खाने को हम खाते हैं ना, उसमें मिनरल्स, विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है. और ये कमी क्यों होती है? क्योंकि हम अपने खाने को इतना ज़्यादा पका देते हैं, सब्जियों को और सब चीज़ों को इतना ज़्यादा पका कर खाते हैं, इतना ज़्यादा ऑयल उसमें डालते हैं, सब चीज़ें इतना ज़्यादा रोस्ट कर देते हैं कि उसमें जो मिनरल्स और उसमें जो न्यूट्रिशन होता है ना, वो सारा उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है. जब वो हमारे शरीर में जाता है तो वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स हमें हमारे शरीर के लिए चाहिए थे, वो नहीं मिल पाते. और इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ फाइटिका की तरफ से वाइटा 365 मल्टीविटामिन्स, जो कि इस मार्केट में इकलौती 3 in 1 मल्टीविटामिन है. क्योंकि इसमें तुम्हें विटामिन्स,
प्रोबायोटिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट अश्वगंधा भी मिल जाता है, जो कि तुम्हारे डेली मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता है। इसके साथ ही ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, तुम्हारे स्टेमिना को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है और तुम्हारी गट हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। और फाइटिका की तरफ से वाइटा 365 मल्टीविटामिन मार्केट में इकलौता ऐसा मल्टीविटामिन है जिसमें तुम्हें मल्टीविटामिन के साथ प्रोबायोटिक्स भी मिलते हैं, जो तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। और अगर तुम में से कोई टियर 1 या टियर 2 सिटीज़ में रहता होगा ना, तो तुम्हें ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों का स्ट्रेस लेवल कितना ज़्यादा हाई रहता है। तो ये कैप्सूल तुम्हारे स्ट्रेस लेवल को भी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स तुम्हारे डे टू डे फंक्शंस को इंप्रूव करता है, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करता है और तुम्हारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद अश्वगंधा तुम्हारे स्ट्रेस लेवल से भी फाइट करता है, तुम्हारी बॉडी में हो रहे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है और तुम्हारी ओवरऑल वेलबींग को भी इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके साथ ही मेरे भाई मैं इसमें मौजूद कुछ इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ, जैसे कि ग्रेप सीड, बायोटिन, जिनसिंग और प्रोबायोटिक्स। और मेरे भाई तुम्हें इसे कंज्यूम करना सबसे ज़्यादा ईजी है, क्योंकि तुम इसे किसी भी मील के साथ केवल दिन की एक टैबलेट ले सकते हो और इसे तुम्हें कम से कम 90 डेज तक लेना होता है, ताकि तुम इसके बेस्ट और सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देख सको। इसके साथ ही ये मल्टीविटामिन तुम्हारे बजट में भी बहुत आसानी से फिट होती है। और देखो, वैसे तो इस मल्टीविटामिन के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट्स तुम इनके गवर्नमेंटल टेस्ट रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। मैं सभी टेस्ट रिपोर्ट्स यहाँ स्क्रीन पर लगा दूंगा, तुम वीडियो को पॉज करके सारी टेस्ट रिपोर्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ ही तुम इस कमाल के मल्टीविटामिन को परचेज करने के लिए फाइटिका 10 कूपन कोड यूज करके इनकी वेबसाइट से 10% डिस्काउंट में भी इसे खरीद सकते हो। वैसे तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स होते नहीं है, फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि कोई अगर तुम्हें क्वेरी है, तो मैं तुम्हें इनके कस्टमर केयर का नंबर तुम्हें यहाँ डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पर, तुम जाकर उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हो। और परचेजिंग लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और पिन कॉमेंट में भी मिल जाएगी, तो जाओ अभी के अभी चेकआउट करो। तो भाई मैं ये कह रहा था कि तुम्हें रिलेशनशिप में आने से पहले या फिर किसी भी लड़की को अपने लिए मैरिज के लिए सिलेक्ट करने से पहले ना, तुम्हें कुछ चीज़ें हैं जो सेट करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, कुछ ऐसे ट्रुथ हैं जो तुम्हें जानने पड़ेंगे लड़कियों के बारे में, क्योंकि तुम ऐसे ही किसी को सिर्फ खूबसूरती के बेसिस पर उठाकर अपने घर लेकर नहीं आ सकते। क्योंकि आज की डेट में जिस तरह का माहौल हमारे देश में चल रहा है, जिस तरह के लॉज हमारे देश में चल रहे हैं ना, सारे के सारे गाइनोसेंट्रिक, सारे के सारे मैन के अगेंस्ट, उस हिसाब से तुम्हारा सिक्योर रहना, तुम्हारा अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे सोचकर इतना ज़्यादा ताज्जुब लगता है मेरे भाई कि इस चीज़ को लोग इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं फिज़िकल कनेक्शन को किसी भी रिलेशनशिप में, उसको मैंडेटरी बनाते जा रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सोच आ भी किधर से रही है कि किसी रिलेशनशिप में अगर फिज़िकल कनेक्शन नहीं हो रहा है, अगर मतलब फिज़िकल डिमांड नहीं है, या फिर मान लो पार्टनर सामने वाला करना नहीं चाहता या फिर हम नहीं करना चाहते और सामने वाला बोल रहा है करने के लिए, मतलब अगर दोनों में से कोई भी एग्री नहीं कर रहा है, तो ये कितनी आसानी से बोल दिया जाता है कि भाई ये चीज़ वर्कआउट नहीं करेगी। क्योंकि मेरे भाई इस हुकअप कल्चर में रह रह कर ना आधे से ज़्यादा लोग अंधे हो चुके हैं, ये चीज़ भूल गए हैं, ये चीज़ उनके दिमाग में ही नहीं आ रही है कि कल को जब वो माँ बाप बनेंगे, कल को जब वो पेरेंट बनेंगे, शादी करेंगे ना, तब यही चीज़ें लौट कर घूम फिर कर उनके घर में ही आएगी। और तब उन्हें ये चीज़ पता नहीं होगा कि इस घटिया चीज़ से, इस दलदल से अपने बच्चों को निकाला कैसे जाए और इस चीज़ से अपने परिवार को बचाया कैसे जाए। क्योंकि अभी तो इस चीज़ को वो कूल समझकर खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, खुद इस चीज़ को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो कल को जब ये एंजॉयमेंट इनके बच्चे कर रहे होंगे ना, तब इनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि अब इस चीज़ को रोका कैसे जाए हमारे घर के अंदर घुसने से। और देखो, तुम लोग आसानी से बोल सकते हो कि यार मैं तो शादी ही नहीं करूँगा, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है लड़कियों से, मैं सिंगल ही ठीक हूँ, सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ, पैसा ही मैटर करता है। देखो, बहुत सारे तुम कारण बना सकते हो, लेकिन तुम नहीं करोगे ना मेरे भाई। हम में से कितने सारे लोग हैं जो कल को शादी करेंगे। ये चीज़ बदली नहीं जा सकती, शादियाँ होंगी, कल भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं और कल भी होंगी। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, इस चीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जितने मज़े तुम मारोगे ना, उतना ही ज़्यादा तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। हम जब भी कोई कार ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बेसिक सा रूल क्या होता है कि जितना ज़्यादा तुम पैसा दोगे उतनी ही अच्छी कार तुम्हें मिलेगी, उतने ही ज़्यादा फीचर्स के साथ, और उसको चलाने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है मेरे भाई। तुम जितने ज़्यादा मज़े मारोगे ना इस हुकअप कल्चर में, उतना ही ज़्यादा तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, चाहे मेंटली, चाहे किसी भी तरीके से। या फिर हो सकता है ये कीमत तुम्हें इस तरह से चुकानी पड़े कि कल को जब तुम बाप बनोगे ना, जब को कल तुम पेरेंट बनोगे, तब ये चीज़ तुम्हारे बच्चे कर रहे होंगे और उनको ये चीज़ कूल लग रही होगी, और तब तुम वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकोगे। अगर किसी ने भी थोड़े से भी धर्म ग्रंथों को पढ़ा होगा, थोड़े से भी शास्त्रों को पढ़ा होगा ना, तो उन्हें ये चीज़ पता होगी कि बच्चों के किए गए पापों का फल माँ बाप को मिले या ना मिले,
माँ बाप के किए गए पापों का फल बच्चों को ज़रूर मिलता है। अब ये चीज़ कितनी ज़्यादा सच है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भी उतने ज़्यादा शास्त्रों को नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ें सुनी है और ऐसे लोगों के मुंह से सुनी है जो इस चीज़ को पढ़ते हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं और एक्चुअल में इन चीज़ों को उन्होंने समझा है, पढ़ा है। तो मेरे भाई अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाओ। तुम ये चीज़ समझो कि तुम्हें किसको अपने घर में लेकर आना है और किसके साथ अपना जीवन बिताना है। तुम्हें अभी के लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉयफुल लग रही होगी कि यार नहीं पसंद आया तो हमने दूसरा देख लिया, दूसरा नहीं पसंद आया तीसरा देख लिया, तीसरा नहीं पसंद आया चौथा देख लिया। ये चीज़ लड़कों की भी ज़िंदगी ख़राब करती है और लड़कियों की भी ख़राब करती है। लड़कियों की इस तरह से ख़राब करती है कि वो किसी एक पार्टनर के साथ फिर अपना पेयर बॉन्ड नहीं बना पाती। पेयर बॉन्ड बनाने का मतलब होता है कि चलो लड़कियाँ इंटीमेट कनेक्शन तो चलो एक तरीके से बना लेंगी, लेकिन जो एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना अपने पार्टनर के साथ, वो नहीं बना पाएंगी। क्यों नहीं बना पाएंगी? क्योंकि उनके दिमाग में जो ऑक्सीटोसिन रिलीज करने वाले केमिकल्स होते हैं ना, जो ब्रेन सेल्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा बर्नआउट हो चुके होंगे, उनके बॉडी काउंट बढ़ा बढ़ाकर वो इतने ज़्यादा बर्नआउट हो चुके होंगे कि फिर उनको वो चीज़ स्टिमुलेट करना ही बंद कर देगी। एक नशेड़ी के साथ क्या होता है, वो शुरू में नशा करता है तो उसको थोड़ी सी क्वांटिटी लगती है, इतना सा डोजेज उसको इतना बड़ा नशा देने के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन वही आदमी जब नशे को लेने लगता है, उसकी धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाने लगता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने लगता है, वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उस चीज़ को लेने लगता है, तो उसको इतना सारा डोजेज देने के बाद भी ना इतना सा नशा होता है। समझ रहे हो? इसी तरह से नशेड़ी भी बर्बाद होते हैं और इसी तरह से हमारा यूथ भी बर्बाद होता जा रहा है, क्योंकि हम इस चीज़ को एक नशे की तरह यूज़ कर रहे हैं। इस चीज़ से हमें डोपामीन मिलती है और डोपामीन को हम इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर रहे हैं इस चीज़ से कि हमारे ब्रेन सेल्स बर्नआउट होते जा रहे हैं। इस चीज़ से फकडअप होता जा रहा है सबका मेंटल पीस और सबकी साइकोलॉजी ही बदलती जा रही है। लड़कों की साइकोलॉजी ऐसी होती जा रही है कि वो छोटी छोटी चीज़ों में गिव अप करते जा रहे हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी इसी चीज़ से तो स्टार्ट होकर यहाँ तक आ रही है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, अगर उसे एक लड़की नहीं पसंद आई, उसने छोड़ा, दूसरे को पकड़ लिया, दूसरा नहीं पसंद आया तीसरे को पकड़ लिया, तीसरा नहीं पसंद आया चौथे को पकड़ लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो जिस लड़की के साथ पहले रिलेशनशिप में था वो वर्कआउट नहीं कर पाया, उस चीज़ को वो नहीं संभाल पाया, नहीं हैंडल कर पाया, तो उसने उस चीज़ से गिव अप किया, उस लड़की से उसने गिव अप किया और दूसरी को पकड़ लिया। दूसरी के साथ नहीं बना तो तीसरी को पकड़ लिया, दूसरे को गिव अप कर दिया। तो ये मेंटेलिटी गिव अप करने वाली डेवलप हो रही है और इस चीज़ का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए मेरे भाई मैं लगभग हर दूसरी वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि अपने आप को गॉड से कनेक्ट करो, अपने आप को रिलीजन से कनेक्ट करो, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे भाई कि शरीर को छोड़कर भी दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ में तुम्हें आगे बढ़ना है। मैं कितने सारे लोगों को देखता हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ बोली थी कि बॉडी काउंट बढ़ाने को ये लोग समझते हैं कि मैं मसीहा हूँ, मैंने पता नहीं क्या ही कर लिया, मेरा इतना ज़्यादा बॉडी काउंट है, मैंने इतनी सारी लड़कियों के साथ ये चीज़ की है। लड़कियाँ बोल रही होती मैंने इतने सारे लड़कों के साथ की है। तो भाई तुम ये चीज़ देखो ना, तुम प्राउड भी किस चीज़ पे कर रहे हो? इतनी छोटी सी चीज़ जिसको तुमने हवा बना रखा है और उस पर प्राउड भी कर रहे हो। तुम्हारे पास प्राउड करने के लिए भी कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। तुम प्राउड इस चीज़ में करो ना कि यार मैंने चेस खेलना सीखा था, मैंने एक प्लेयर को हराया, मैंने 10 प्लेयर को हराया। तुम ऐसी चीज़ों में प्राउड करो ना, तुम अच्छी चीज़ों में प्राउड करो ना। तुम इस चीज़ में प्राउड करो ना कि यार मैं स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, यार मैं गॉड से कनेक्ट होने में और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, यार मैंने अपना लालच छोड़ दिया है, मेरे अंदर लालच खत्म होता जा रहा है। तुम फालतू की चीज़ों में प्राउड करने में लगे हुए हो। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन यही है मेरे भाई कि तुम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करो, अपनी वैल्यूज़ को पहचानो, अपने ऊपर काम करो। हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स बोल बोल के थक गए, मर गए, निकल गए, अपनी ऐसी तैसी करा ली उन्होंने। अपने ऊपर काम कर लो, अपने ऊपर काम कर लो। उन्होंने बोल बोल के ये चीज़ अपना दिमाग त्रस्त कर लिया मेरे भाई कि शरीर से ऊपर उठो, शरीर से ऊपर उठकर भी काम होते हैं। एक फिजिकल कनेक्शन से ऊपर एक रिलेशनशिप होता है, लेकिन रिलेशनशिप होने का मतलब ही इन लोगों ने फिजिकल कनेक्शन बना लिया है। मतलब अगर रिलेशनशिप में फिजिकल कनेक्शन नहीं है तो रिलेशनशिप यूजलेस है। देखो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि एक इंटीमेसी रिलेशनशिप में होना एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन सिर्फ एक इकलौता फैक्टर तो नहीं होता ना। वो रिलेशनशिप केवल उस चीज़ पे तो डिपेंडेंट नहीं होती ना। अगर तुम एक रिलेशनशिप की नींव ही ये बनाओगे कि फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए, तो भाई वो रिलेशनशिप चलेगा ही कहाँ तक टिकेगा? अगर तुम पिलर्स ही केवल ये खड़े कर रहे हो कि सेक्सुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए, इमोशनल कनेक्शन गया भाड़ में, मैच्योरिटी गई भाड़ में, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स गए भाड़ में, स्पिरिचुअलिटी गई भाड़ में। अगर रिलेशनशिप की नींव रखनी है तो केवल यही होनी चाहिए। अगर तुम नींव ही गलत रख रहे हो तो वो घर टिकेगा कब तक मेरे भाई? कब तक टिकेगा? तुम अगर ये चीज़ सीखना ही नहीं चाहते कि एक रिलेशनशिप में रहा कैसे जाता है, एक रिलेशनशिप को मैच्योर कैसे बनाया जाता है, एक रिलेशनशिप में क्या क्या प्रोज होते हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उन चीज़ों को हैंडल कैसे किया जाता है। जब एक लड़की हमारी तरफ अपने इमोशंस की बरसात कर रही होती है तो उसको अपने अंदर समेट कर उसे ठंडा कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ों को सीखोगे ही नहीं। तुम अगर केवल एक ही मतलब रखोगे कि ओनली समझ जाओ, तो भाई तुम्हें क्या ही होगा?
हमारा कल्चर ख़राब हो रहा है, होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, आगे और ज़्यादा ख़राब होगा। तो सॉल्यूशन यही है मेरे भाई कि लोगों को परखना सीखो, अपने पार्टनर को, जिस तरह का पार्टनर तुम अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो उस तरह के पार्टनर को अपने मन में एक्सपेक्टेशंस बनाओ कि तुम्हें उससे क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, शादी तो होगी ही होगी, किसी ना किसी की हो रही है, कल भी होगी और आगे फ्यूचर में भी होंगी ही होंगी। फिज़िकल कनेक्शन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन किस बेसिस पर बन रहे हैं उस चीज़ को तो तुम ज़रा सा चेकआउट कर लो। तुम ज़रा अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर तो कर लो कि तुम्हें अपने पार्टनर से चाहिए क्या। तुम एक कागज़ पेन लो, तुम उसमें बैठकर लिखना चालू करो कि तुम्हें अपने पार्टनर से ये चीज़ें चाहिए कि हाँ, आर्टिस्ट होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, टैलेंट किस तरह का होना चाहिए, मैच्योरिटी लेवल हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो, ये हो वो हो। तुम ये चीज़ें लिखो तो अपने कागज़ में, तुम अपने आप एक्सपेक्टेशंस अपनी क्लियर तो करो मेरे भाई, तब तुम्हें अच्छा पार्टनर मिलेगा ना। वरना तुम भी कोप करते हुए बैठे रहो यार 36 आएंगी 36 जाएंगी, मेरी वाली तो मम्मी लाएगी। बेटा अगर तुम आज की डेट में मम्मी पापा की पसंद की लड़कियां चूज़ करने में रह गए ना डिपेंडेंट, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी लाइफ किस तरह से फक्ड अप हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी चॉइस गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें चूज़ करना नहीं आता, लेकिन वो अभी इस हुकअप कल्चर से ना इतने ज़्यादा रूबरू नहीं हुए हैं जितने हमारी जनरेशन के, हमारी एज ग्रुप के लड़के लड़कियाँ हो चुके हैं। तो इस घटिया बढ़ते हुए जनरेशन में ना तुम्हें किस लड़की को ढूंढ कर निकाल कर लेकर आना है अपने लिए। तुम्हें, चलो लड़की की तो बात छोड़ो, लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा ऐसे लड़कों से जूझ रही हैं जो बहुत ज़्यादा कैरेक्टरलेस हैं, उनके लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि उन्हें परखना आना चाहिए। अपने पार्टनर को सही चीज़ों में परखो। तुम अपने पार्टनर को चूज़ करने से पहले ना उससे मुद्दे की बात करो। तुम एक बात बताओ, तुम एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तुम्हारी जान आने पे बात आ गई है, तुम बस मरने वाले हो, तुम्हें मान लो कोई भी बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मरने वाले हो, तुम डॉक्टर के पास जाते हो। अब तुम उससे अपनी बीमारी की बात बताते हो और वो बोलता है कि यार ये फ्लेवर के चिप्स खाते हो क्या, तुमने वो मूवीज़ देखी है क्या, तुम्हें मूवीज़ कौन सी पसंद है, तुम्हें चिप्स कौन से पसंद है, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें ये क्या पसंद है, वो क्या पसंद है। और तुम बोलते हो कि अबे चूतिया है क्या डॉक्टर, तू साले मैं मरने वाला हूँ, तू मेरी हेल्थ की बात छोड़ के तू कहाँ की फालतू की बात कर रहा है। तब तुम बोलोगे ना मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो जब तुम पार्टनर को चूज़ कर रहे होते हो तब तुम्हारी कहाँ चले जाती है कॉमन सेंस। तब तुम उससे क्यों नहीं बोलते कि ये सब बातें क्या कर रही है, ये सब बातें क्या कर रहे हो, मूवी पसंद है, कौन सी पसंद है, खाने में क्या पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। अरे भाड़ में गई पसंद, तुम उससे पूछो ना भाई, मुद्दे की बात करो ना। तो उससे बोलो ना भाई मेरी ज़िंदगी का सवाल है, असली मुद्दे पे बात कर, अपने कैरेक्टर को बता, मेरे कैरेक्टर के बारे में पूछ, ये सब चीज़ों पे बात करो ना, तब तुम्हें सही पार्टनर मिलेगा मेरे भाई। जब तुम इस चीज़ों को बात ही नहीं करोगे, जब तुम इन सब चीज़ों पे पर्दा डालकर रखोगे, क्योंकि सबको ये चीज़ पता है कि अगर हमने इन सब चीज़ों पे बात करने की कोशिश की, कोई भी बात नहीं करना चाहता है, सामने वाला उठ के चला जाएगा और वहीं से हमारे अंदर डेस्परेशन जागने लगती है कि यार चला जाएगा उठ के तो मुझे कोई और मिले ना मिले। इसलिए भाई पर्दा डालो इन सब चीज़ों पर, जिस चीज़ से बात बन रही है उस चीज़ से बात बनाओ, चलो। और कल को अगर कुछ हुआ देखा जाएगा, और जब हो जाता है ना तो देखा नहीं जाता, तुमसे भी नहीं देखा जाता, और मेरे जैसे जो वीडियो क्रिएटर्स हैं तो हमसे तो भाई और नहीं देखा जाता। इसलिए भाई अपने अंदर ये सब चीज़ों को बनाओ, डेवलप करो, सही चीज़ों पे अपने पार्टनर को चूज़ करना स्टार्ट करो। बस भाई मैं आज के लिए बस इतना ही। मैं इससे ज़्यादा अगर फूट गया, इससे ज़्यादा अगर गर्म हो गया, मेरा खून खौल गया, मैं अपना मोबाइल सब फोड़ फाड़ दूंगा, सब भाड़ में गया चैनल वैनल। आप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो सभी दोस्तों से, सभी भाइयों से। और वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो साले सब्सक्राइब करो भाई, ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं यहाँ पे बैठ के अपना खून जला रहा हूँ। धूप इतनी हो रखी है, मैंने जैसे तैसे छाँव बनाई है, वीडियो बना रहा हूँ भाई। शेयर करो भाई, सब्सक्राइब करो, और इस कमाल के फाइटिका की तरफ से वाइटा 365 को चेकआउट करना मत भूलना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और पिन कॉमेंट में भी है। और अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ चेकआउट कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ से ढूंढ के भी लेकर आता हूँ और वहाँ पर डालता भी रहता हूँ। तो मैं मिलूँगा भाई नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।